राम भारत की आस्था है, राम भारत का आधार है, राम भारत का विचार है, राम भारत का विधान है, राम भारत की चेतना है, राम भारत का चिंतन है, राम भारत की प्रतिष्ठा है, राम भारत का प्रताप है, राम प्रवाह है, राम प्रभाव है, राम नेति भी है, राम नीति भी है, राम नित्यता भी है, राम निरंतरता भी है, राम विभु है, विशद है, राम व्यापक है, विश्व है, विश्वात्मा है। और इसलिए जब राम की प्रतिष्ठा होती है तो उसका प्रभाव वर्षों या शताब्दियों तक ही नहीं होता। उस नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज की इस परिचर्चा में। आज एक महान, एक अविस्मरणीय, एक अनिर्वचनीय दिन है और हमारे साथ राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद आगे क्या, इस पर विचार करने के लिए, विमर्श करने के लिए हैं ओंकार चौधरी जी और डॉक्टर रजत मित्रा। नमस्कार संजय जी। जुड़ चुके हैं, डॉक्टर रजत मित्रा अभी जुड़ेंगे। तो आपका स्वागत है ओंकार जी। तो बहुत धन्यवाद। आपने सुना मोदी जी को, और मोदी जी ने एक बात और कही कि देव से देश और राम से राष्ट्र। तो क्या ये हिंदू राष्ट्र की स्थापना का उद्घोष है? देखिए, ये देश का प्रधानमंत्री अपने जबान से भले ही ना कहे, अपनी वाणी से भले ही उसको व्यक्त ना करे, लेकिन इसकी शुरुआत तो हो चुकी संजय जी। और कोटि कोटि भारतवासी, वो चाहे इस समय देश में हैं या विदेश में हैं, वो इस चीज का अनुभव कर रहे हैं, इसका एहसास कर रहे हैं। और केवल वही नहीं कर रहे हैं, जो दूसरे समुदायों से संबंध रखते हैं या दूसरे समुदायों के वोटों पर जीते हैं, वो भी अब महसूस करने लगे हैं, वो भी अनुभव करने लगे हैं, एहसास करने लगे हैं कि ये देश एक्चुअल में हिंदू देश ही है। आप देखिए क्या वातावरण बना है, मैं आपको बता नहीं सकता। पूरे कार्यक्रम के दौरान पलकें नम रही, भीगी रही, और कई ऐसे अवसर आए जब लगा कि ये सब्र का बांध टूट जाएगा। और ऐसे माहौल में चाहे योगी आदित्यनाथ का उद्बोधन रहा हो या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रहा हो या जो गिरी जी महाराज थे उनका रहा हो, जिसको मैं गोविंद आज गिरी का जी। सर्वश्रेष्ठ उद्बोधन मानता हूं आज का, जिन शब्दों में उन्होंने अपनी बात रखी है। और उसी जो उनका उद्बोधन था, उसके आधार पर ही मैं ये कह सकता हूं कि ये आज शंखनाद था। और प्रधानमंत्री ने थोड़ा सा घुमा फिरा करके वो बात कही है, लेकिन कही प्रधानमंत्री ने भी है, क्योंकि वो प्रधानमंत्री पद पर हैं नरेंद्र मोदी, इसलिए वो कह नहीं सकते थे। और संघ प्रमुख ने थोड़ा जिम्मेदारी की बात कही है लोगों से कि अब आपका आचरण कैसा रहना चाहिए, और वही बात बाद में प्रधानमंत्री ने भी कही है। जी, और प्रधानमंत्री ने ये भी कहा है कि यह विजय का अवसर हो सकता है, लेकिन विनय का भी है। देखिए,
जिस एक तरीके से राजनेता जैसे जिसको कहना चाहिए वैसे वो कह रहे हैं। नहीं, देखिए बहुत सारे लोग पिछले दिनों आलोचना करने लगे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुछ-कुछ चीज़ों को लेकर के। मैं ये नहीं कहता कि वो गलत होंगे, उन्होंने कुछ महसूस किया होगा, तो प्रधानमंत्री को क्रिटिसाइज़ करना शुरू किया होगा। लेकिन हम जब व्यापकता में देखते हैं, जब उनके नेतृत्व का, उनके विचारों का, उनके सिद्धांतों का, जो हमारे आध्यात्मिक और धार्मिक आस्था के केंद्र हैं, उनका जिस तरीके से वो गौरव लौटा रहे हैं, सम्मान लौटा रहे हैं, उनका पुनर्निर्माण, उनका वैभव लौटा रहे हैं, वो अगर हम कंट्रीब्यूशन देखें, तो मुझे नहीं लगता कि अब तक देश में जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं, उनके पासंग भी वो ठहरते हैं। यहाँ तक कि मैं तो अटल बिहारी वाजपेयी का नाम भी लूँगा आज, कि अटल बिहारी वाजपेयी, अब ये एक तर्क दिया जा सकता है कि जी वो गठबंधन सरकार का नेतृत्व कर रहे थे, पूर्ण बहुमत वाली सरकार उनकी नहीं थी, उनकी कुछ मजबूरियाँ थी, यस होंगी। पर उन्होंने उस तरह की इच्छा शक्ति भी नहीं दिखाई, उस तरह के वक्तव्य भी नहीं दिए, जिससे हमें लगे कि जो भारतीय जनता पार्टी संकल्प लेती रही है, उस दिशा में वो बढ़ना भी चाहते हैं। लेकिन जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, उन्होंने एक-एक करके उन सारे संकल्पों को सिद्धि तक पहुंचाने का काम किया है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि इनका एक अलग दर्जा है, एक अलग इन्होंने विशेष स्थान जो है वो बनाया है। जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और आज आपने देखा होगा कि कैसे उल्लास का वातावरण था, ना केवल अयोध्या में बल्कि जैसे कि पूरे भारत में था, पूरे विश्व में था। और ये तो आपने अपनी सोसाइटी में भी देखा होगा, आपने दिल्ली में भी देखा होगा, हमने भी देखा, जयपुर में देखा, अन्य स्थानों पर देखा। तो बिल्कुल एक वातावरण जो है वो इसकी गवाही दे रहा है कि ये कितना एक अभूतपूर्व, एक ये कह सकते हैं कि युग परिवर्तन वाला एक क्षण था। देखिए, पूरा देश इस समय राममय है और मैंने तो ऐसे दृश्य नहीं देखे, ऐसा वातावरण अभी तक नहीं देखा। मैंने भी जीवन के 63 वसंत तो पूरे कर लिए हैं। जिस तरह का वातावरण ये बन रहा है, ये तो कुछ और ही अब बताता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो कहा है कि 10,000 वर्ष तक का जो है एक मार्ग यहाँ से हमें तय करना है। मुझे लगता है कि अब जो लोग राम के नाम से भी चिढ़ते रहे, जिनको परहेज रहा, जिन्होंने अयोध्या को भी उपेक्षित किया, जिन्होंने काशी नगरी को भी सड़ने के लिए छोड़ दिया था, जहाँ की तंग गलियों से होकर के जब गुजरते थे तो गोबर पड़े रहते थे, गंदगी पड़ी रहती थी, एक बुरा हाल था। जिस तरीके से कांग्रेस की सरकार रहते हुए ही केदारपुरी में वो विपदा आई थी, आपदा आई थी, और बहुत सारे दर्शक जानते होंगे, आप तो निश्चित रूप से जानते हैं कि गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए भी नरेंद्र मोदी ने तब की मनमोहन सिंह सरकार से कहा था कि केदारपुरी का पुनरुत्थान का, पुनर्निर्माण का दायित्व गुजरात सरकार को सौंप दीजिए, और वो नहीं सौंपा गया था। पर जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं, तो चाहे केदारपुरी हो, चाहे आपकी उज्जैन नगरी हो, महाकाल की नगरी हो, या काशी नगरी हो जो कॉरिडोर बना, या अब अयोध्या का कायाकल्प हो, केवल एक मंदिर में ये मूर्ति की प्रतिष्ठापना का प्रश्न नहीं है एक्चुअल में। ये तो
भारत की जो अस्मिता है, भारत का जो गौरव है, भारत की जो पहचान है, ये उसकी पुनर्स्थापना का है। हमारी जो पहचान समय-समय पर कुचली गई, दबाई गई, जिसको दमित किया गया, उन तमाम जो हमारी पहचान थी, जो हमारी संस्कृति थी, जो हमारे संस्कार थे, जो हमारा गौरवपूर्ण इतिहास था, उसके पुनर्लेखन की दिशा में भी आगे बढ़ने का ये उत्सव और वक्त समय है। तो संजय जी, इसके बहुत बड़े अर्थ हैं जो घटना आज हुई है, जो हमने देखी है, और वाक़ई ये तो अभी प्रारंभ है, अभी ये बहुत आगे तक जाएगी कहानी जो शुरू हुई है। जी, मैं चलता हूँ। डॉक्टर रजत मित्रा जुड़ गए हमारे साथ। स्वागत है आपका डॉक्टर साहब। आपने एक बहुत अच्छी पुस्तक जो आपकी बेस्ट सेलर है, द इन्फिडेल नेक्स्ट डोर, उसमें आपने उस ट्रॉमा का उल्लेख किया था जो कि वंशानुगत भारतीयों को झेलना पड़ रहा है। आज की जो ये प्राण प्रतिष्ठा है, इसका इसके संदर्भ में क्या महत्व है? आप म्यूटेड हैं। आप सुन सकते हैं? हाँ, अब आ गए। हेलो। जी, जी, फिर म्यूटेड हो गया। फिर से म्यूट हो गया। हाँ, ओके, ठीक है। अपने आप हो रहा है। फिर म्यूट हो गया। ये क्या हो रहा है? चलिए, तो वापस बात करते हैं। एक और जो रोचक विषय है कि बहुत सारे लोग जो हैं, वो बहुत दुखी भी हैं, और बहुत सारे लोग जो हैं, उन्होंने घर वापसी कर ली है। आपके ही मित्र हैं घर वापसी करने वाले। बल्कि मैं तो कहूँगा कि 90% जो है, उन्होंने घर वापसी कर ली। ये क्या हुआ? देखिए, जो अभी हिचक रहे हैं, असमंजस में हैं, जिनको लगता है कि हमारे ये करने से कहीं वो ना हो जाए, यहाँ आकर के शायद उतना लाभ ना मिले, अगर उनकी उपेक्षा कर दी तो शायद ज़्यादा क्षति हो जाए। इसको और अगर मैं खुल करके कहूँ, तो जो एक प्ली दी जा रही है संजय जी, कांग्रेस के रुख को लेकर के और कुछ दूसरे दलों के रुख को लेकर के, कहा यह जा रहा है कि साहब, जो मुस्लिम हैं आम तौर पर वो इसको पसंद नहीं करते हैं। ऐसे लोगों को क्या ये दिखाई नहीं देता है कि सऊदी में भी एक भव्य मंदिर का निर्माण हो चुका है, जिसका 14 फरवरी 15 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाकर के वो अबू धाबी में है। आबू धाबी में, जी, आबू धाबी में, तो उसका लोकार्पण करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जब मुस्लिम कंट्रीज में, इस्लामिक देशों में भी अब इन चीज़ों को मान्यता दी जा रही है, मान्यता ही नहीं दी जा रही है, भूमि दी जा रही है, उसके निर्माण के लिए भी पूरी व्यवस्थाएं, उसमें सहयोग किया जा रहा है, और इन देशों में कई देशों ने अपने यहाँ का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया है। तो इनको नहीं लगता है कि ये जो अब दकियानूसी और दूसरे राजनीतिक लंद फंद में फंसे हुए हैं, इसका कोई अर्थ नहीं रह गया है, या आने वाले वर्षों में रह नहीं जाएगा। पर जो तर्क दिए जा रहे हैं वो ये कि साहब, राहुल गांधी को जीतना भी तो है केरल से और दक्षिण से, इसलिए एक प्रेशर था जी, मुस्लिम लीग का प्रेशर था, इसका प्रेशर था, उसका प्रेशर था। ऐसा नहीं है। राहुल गांधी का तो प्रश्न अब का है। इनकी मानसिकता तो जवाहरलाल नेहरू के समय की है। सोमनाथ मंदिर में भी जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, जब लोकार्पण हो रहा था, तो पहले तो उन्होंने प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को अप्रोच किया था
कि आप आइए। नेहरू ने मना कर दिया, बल्कि उनको और नसीहत देनी शुरू कर दी, उनको अपमानित करना शुरू कर दिया, ये कह करके कि ये हिंदू पुनरुत्थान बड़ा खतरनाक होगा देश के लिए भी, और विदेशों में भी इसके गलत मैसेज जाएंगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भी रोकने की कोशिश की थी जब वो जा रहे थे। यहाँ तक कि उनका जो भाषण था वो आकाशवाणी से प्रसारित करने में भी बाधाएं उत्पन्न की गई, नहीं प्रसारित होने दिया गया उनका भाषण। तो ये बीमारी तो कांग्रेस की डे वन से है, शुरू से है, और वही बीमारी अब सोनिया गांधी और राहुल गांधी को और उनके वामपंथी सलाहकारों को है। इस समय कांग्रेस का जो बेड़ा गर्क हो रहा है उसकी वजह तो यही है ना। और असमंजस की स्थिति क्या है, जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही है तो आप संत शंकर देव के मंदिर में जाने की जिद करके ड्रामा करते हैं, सड़क पर धरना प्रदर्शन शुरू कर देते हैं। मतलब समानांतर आपको एक तमाशा करना है, एक मैसेज देना। एक तरफ तो आप आमंत्रण को ठुकरा रहे हैं, दूसरी तरफ आप तमाशा कर रहे हैं कि मुझे मंदिर जाने से रोका जा रहा है। आपको अयोध्या जाने से किसने रोका था? अयोध्या का तो निमंत्रण आया था। अब मान लिया, ऐसे तो कई चेहरे वहां दिखाई दिए संजय जी आज, जिनमें से निमंत्रण पत्र तो एक को गया होगा, जैसे अमिताभ बच्चन को गया होगा, लेकिन साथ में अभिषेक बच्चन भी गए हैं। इसी तरीके से जो आपके बिरलाज थे उनमें भी सपरिवार वो गए हैं। कई दूसरे परिवार भी हमने देखे हैं जो गए हैं, पूरा परिवार गया है, किसी ने रोका तो नहीं ना उनको। तो राहुल गांधी अपनी मम्मी के साथ जा सकते थे अगर उनको व्यक्तिगत निमंत्रण पत्र नहीं मिला था। वैसे भी छोटा बच्चा अलाउड है। कौन मना करेगा भाई, आप जाइए। लेकिन आप अगर इतने असमंजस में हैं, इतना ज्यादा अंतर विरोधों में घिरे हुए हैं, और फिर पूरा माहौल देख करके, चाहे अरविंद केजरीवाल की पार्टी हो, वो सड़कों पर शोभा यात्रा शुरू कर देती है। ममता बनर्जी तो सर्वधर्म सद्भावना यात्रा पर निकल पड़ती हैं। अलग अलग राज्यों में आप इस तरह की बातें ना करके, मुझे एक बात बताइए संजय जी, और रजत जी भी जुड़े हुए हैं, तो रजत जी भी इस पर टिप्पणी करें अगर वो चाहें तो। अगर ये सारा विपक्ष अयोध्या में होता और सब इस अवसर पर वहां उपस्थित रह करके भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का हिस्सा बनते, कितना सुंदर एक मैसेज दे सकते थे, कितना एक सद्भावना का माहौल बना सकते थे। ठीक है, जो पुराने पाप आपने कर रखे हैं, इस मुकदमे को रुकवाने की भी कोशिश की गई, वकीलों की फौज भी खड़ी की गई, तरह तरह की बयानबाजी भी की गई, तुष्टीकरण की राजनीति भी की गई, समाज को विषाक्त करने का प्रयास भी किया गया, वो सारे पाप भी आपके धुल जाते। लेकिन ये कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो आप जब आपका समय ही खराब आने वाला होता है तो आपकी बुद्धि काम नहीं करती है। और कुछ इनके सलाहकार हैं, उन्होंने सलाह दे दी होगी, अरे भाई 20-22 साल आप जिस आदमी को खलनायक बनाते रहे, जिसका विरोध करते रहे, वही आदमी तो प्राण प्रतिष्ठा कर रहा है, उसी आदमी को तो भाषण देना है, तो आप सामने बैठ करके क्या तालियां बजाओगे? इसका मतलब आप उसको ये तो लेजिटिमेट करोगे। कई कई संत महात्माओं को भी यही आपत्ति थी। जी जी। लेकिन एक मैसेज आप दे सकते थे, देश को भी विदेश को भी। आपकी मूल पहचान क्या है? आप मूल पहचान से कब तक भाग सकते हो? और दूसरी बात यह है कि आपको अगर भारत की राजनीति करनी है तो आप नरेंद्र मोदी की खिलाफत करो, भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की करो, समझ में आता है। आप भगवान राम से लड़ करके तो भारत में राजनीति नहीं कर सकते। करेक्ट, बिल्कुल सही है। रजत जी फिर जुड़ गए हैं। आपका कनेक्शन कनेक्शन थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गड़बड़ गया था। था। हाँ हाँ, तो एक प्रश्न मैंने पूछा था और दूसरा प्रश्न अभी ओंकार जी इन्होंने ने पूछ पूछा लिया। है। हाँ, मैं इनसे थोड़ा सा असहमत हूँ कि ये सुंदर मैसेज नहीं होता, क्योंकि इन लोगों ने जो है वो
टेम्पल, ये जो मंदिर के मूवमेंट के लिए इतना अपोज किया, लोगों का जो है प्राण तक लिया इन्होंने, और इसके विरोध में जो है इन्होंने न्यायालय में इतनी सारी बातें की। इनका पोजीशन जो है इतना क्लियर रह चुका है कि हम इसके अगेंस्ट हैं। तो वो सारा सिर्फ मेरे ख्याल से वो वहाँ पे इकट्ठा होने से, मेरे ख्याल से इनके अंदर इतनी मैच्योरिटी भी नहीं है जो आप कह रहे हैं ओंकार जी, कि वो वहाँ जाके इस तरह का मैसेज देश को दे सकें। मैं नहीं समझता कि ये लोग जो है इनमें उस तरह की मैच्योरिटी है जो वो इस देश को इस वक्त दे सकते हैं जोड़ने के लिए, जो नरेंद्र मोदी जी में है कि वो देश को एक साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इनका इनका गोल ही नहीं है कि वो देश को जोड़े। तो किसी तरह का भी ऐसी जो है घटना जिससे देश जुड़ सकता है, वो इनकी मानसिकता में नहीं है। और मेरे ख्याल से मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत सुंदर मैसेज है कि ये वहाँ जो है नहीं गए, क्योंकि जिन लोगों ने इसके लिए अपने प्राण दिए, जिस लोगों ने अपने लिए सदियों से जो है लड़ा, उनका जो है प्रेजेंट होना, उनका उपस्थित होना मेरे ख्याल से ज्यादा अनिवार्य था, rather देन उन लोगों से जिन्होंने इसके लिए कुछ नहीं किया। तो सिर्फ अपना चेहरा दिखाने से जो है एक अच्छा मैसेज जाएगा, मैं नहीं समझता कि भारत की राजनीति इस वक्त जो है उस स्टेज पे है। तो ये मेरा जो है हम्बल एक ओपिनियन है कि इनमें ना तो इतनी मैच्योरिटी है कि वो इस तरह का वो कोई काम कर सकते हैं। तो इनमें मेरे ख्याल से किसी तरह की भी मैच्योरिटी इस वक्त नहीं है। ये बहुत ही बौखलाए हुए हैं, और एक जो है मतलब क्षतिग्रस्त, जिसका मस्तिष्क क्षतिग्रस्त हो गया है, जो चारों तरफ भाग रहा है, जिसको मुझे ये नहीं पता कि मैं किधर जाऊं, ये उस तरह से इस वक्त जो है बिहेव कर रहे हैं। एक मनोवैज्ञानिक होने के नाते मेरी जो है ये ओपिनियन है। संजय जी ने मेरे से पूछा था कि इस डेट का महत्व क्या है। तो एक मनोवैज्ञानिक होने के नाते मैं ये कहूँगा कि इस डेट का महत्व शायद इतना है जो और किसी भी डेट का भारत के इतिहास में रिसेंटली मुझे जो है नजर नहीं आता। कोई भी डेट, यहाँ तक कि 15 अगस्त देखें या 26 अगस्त, जो इस वक्त हमारे मन के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट डेट्स आते हैं, 26 ये जनवरी डेट जो 26 जनवरी, 15 अगस्त या और कोई भी डेट, ये जो डेट है ये उन सब डेट से अलग है, और मेरे जो है ओपिनियन में ये उन सब से ऊपर है, क्योंकि इस डेट को लाने के लिए हम सब ने, कार सेवकों ने, इंटेलेक्चुअल्स ने, जो है हर किस्म के, हर तरह के जो है लोगों ने एक होकर जो है एक स्ट्रगल किया है, एक लड़ा है, जो मुझे और किसी और उसमें जीत पाई है, और जिसमें हमको, हिंदू समाज को ये लगा है कि हमको कुछ मिला है। इस बार हमको बिट्रेयल नहीं हुआ है, क्योंकि आज जो है बहुत लोग इंडिपेंडेंस को, 15 अगस्त को एक बिट्रेयल के रूप में देखते हैं। 26 जनवरी को कि हमको क्या मिला। उस दिन मैं अपने एक मित्र से बात कर रहा था, तो वो बहुत ही तिलमिलाए हुए थे। मैंने कहा कि क्या हो गया? उन्होंने कहा कि किसने मुझे अभी 15 अगस्त के लिए जो है विश किया है, और मैं सोच रहा हूँ कि ये जो डेट है इसमें कितने सारे बिट्रेल्स हुए, कितने सारे हमको जो है हमें इस तरह की जो है चोट पहुंचाई गई उस डेट से। तो ये जो एक डेट है, ये उन डेट से सबसे अलग है और सबसे अलग रहेगा। और इसकी जो इम्पोर्टेंस वो ये है कि इसमें हम अपना एम्बिवैलेंस छोड़कर, एक जो आप अटल जी की भी बात कर रहे थे, अटल जी में दृढ़ता नहीं थी जो हमारे मोदी जी में है। वो दृढ़ होके जो है प्रण लेके कोई काम करते हैं और उसको पूरा करते हैं। ये हमारे हिंदू समाज के लिए बहुत आवश्यक है समझना कि हम किसी चीज को अगर लेते हैं, अगर हम किसी प्रोजेक्ट को, हम किसी टारगेट को लेते हैं, उसको हम सक्सेसफुली कंप्लीट कर सकते हैं। ये हमें मोदी जी ने सिखाया है, और वो जो है वो सिखा रहे हैं। और आज जो है मैं भी आप लोगों की तरह ही सुन रहा था कि हमारा आचरण कैसा होना चाहिए। मेरे ख्याल से जो हमारे हिंदू समाज का आचरण है ना, वो अपने आप में एक इवॉल्व कर रहा है। और ये जो है पिछले, मतलब मैं 500 साल को छोड़ दूं, पिछले 70 साल को छोड़ दूं, पिछले 10 सालों में जो है हिंदू समाज जो है असर्टिव हो रहा है, एक कलेक्टिव
वॉइस लेके जो है पास आ रहा है, जो इसमें पहले नहीं था, और जो ये हम सब अपने अंदर जो है ये अनुभव कर रहे हैं। आपको मैं एक उदाहरण देता हूँ। आज से करीब 30 साल पहले 93 में मैं एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में था। वहाँ पे जो है ये उस वक्त जो हमारे कार्ड सेवकों ने ये जो है बाबरी मस्जिद को वो गिराया था, तो उसमें ये मेरे से किसी ने पूछा कि a group of lumpen elements broke the broke the mosque, right? तो उस वक्त जो है हमारे हिंदू समाज का, अगर हम हिंदू समाज कोई भी प्रोजेक्ट लेते और वो कुछ करते, तो वो इस तरह का ओपिनियन देते कि वी आर अ ग्रुप ऑफ लम्पेड एलिमेंट्स हु डिस्ट्रॉयड अ मॉस्क। तो मैंने उनको ये कहा कि आई सी इट एज अ ग्रीफ रिएक्शन ऑफ अ पीपल, एक जो है एक समाज जो सदियों से शोक में रहा है कि उनका जो है सबसे सेक्रेड साइट, सबसे होलीएस्ट साइट जो है उसको डेसिक्रेट करके रखा हुआ है, और वो उसको जो है वो देख नहीं पाए। तो मैंने जो है पोलैंड का एग्जाम्पल दिया कि जहाँ पोलैंड में एक ऐसा एग्जाम्पल था, जहाँ चर्च था, जहाँ लोगों ने उसको तोड़ा, और रशियन चर्च था, उसको तोड़ा और अपना चर्च बनाया। मैंने नेटिव अमेरिकन का एग्जाम्पल दिया कि जहां से डकोटा पाइपलाइन जा रही थी, उन्होंने कहा कि ये हमारा सेक्रेड स्पेस है, सेक्रेड माउंटेन है। तब तो विश्व के जो है कहीं भी किसी भी बुद्धिजीवी ने ये नहीं कहा कि दे आर अ ग्रुप ऑफ लम्पन एलिमेंट्स हु आर डूइंग इट। तो हमारे ऊपर, हमको ये एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस था, तो उसमें ये क्यों कहा गया कि अ ग्रुप ऑफ हिंदू लम्पन एलिमेंट्स? शब्दों का नोटिस कीजिए, हिंदू लम्पन एलिमेंट्स ब्रोक अ मॉस्क। ये इंटरनेशनल ओपिनियन था कि हम जो है इस तरह के जो है इस तरह के कारनामे करते हैं, और हमारा ये इमेज है। तो हिंदुओं का जो एक ग्रीफ है, हिंदुओं का जो एक शोक है जो दबा हुआ है, जिसको हम ट्रांसजेनरेशनल ट्रॉमा कहते हैं, वो जो है विश्व के सामने न किसी ने रखी, और न ही जो है विश्व जो है अभी तक इसको समझा, जो अब विश्व धीरे धीरे समझ रहा है। एक दूसरा मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि मैंने एक कॉन्फ्रेंस में कहा था कि द होल ऑफ इंडिया इज बिल्ट ऑन ब्रोकन टेम्पल्स एंड सेक्रेड स्पेसेस। हम जहां भी देखें, भारत में कम से कम 30,000 के करीब जो है टेम्पल्स वो तोड़े गए हैं, और जो है उनके ऊपर बहुत जगह पे मस्जिद बनाई गई है। तो ये जो है, ये हमारा पूरा जो भारतवर्ष ही जो है, अगर हम इसको देखें, तो वो एक ब्रोकन टेम्पल लैंड जो है पूरा था, उसको तोड़ के ऊपर हम इसको रह रहे हैं, और उसका जो सदमा है, उसका जो शोक है, वो हमारे अंदर है, और वो जनरेशन टू जनरेशन ये पास ऑन हो रहा है थ्रू अ फेनोमेना कॉल्ड ट्रांसजेनरेशनल ट्रॉमा। और इसका जो है बायोलॉजिकल जेनेटिक वो भी देखा गया है कि ये थ्रू साइलेंस जो है ये पास होता है। अगर हम कल्पना करें कि 15वीं शताब्दी में जब बाबरी मस्जिद तोड़ी गई थी, तो वहां के हिंदुओं ने और बाकी पूरे एरिया के जो है हिंदुओं ने, उनके मन में क्या प्रतिक्रिया रही होगी? एक गहरा बाबरी शोक, मस्जिद नहीं, जब राम मंदिर तोड़ा गया था, सॉरी। हाँ, जब राम मंदिर तोड़ा गया था और बाबरी मस्जिद बनाई गई 1528 में, थी, 16वीं शताब्दी में, 1528 में। 1528 में, तो जो हिंदू थे उनके मन के ऊपर जो है क्या प्रतिक्रिया रही होगी? बहुत गहरा एक सदमा लगा होगा कलेक्टिवली हमें, और वो सदमा गया कहाँ? वो हवा में गायब नहीं हो गया, वो हमारे अंदर रहा, और वो हमने अपने नेक्स्ट जनरेशन को पास किया, नेक्स्ट जनरेशन को पास किया, और वो अभी तक जो है जो है ये ट्रॉमा अब क्लोजर हुआ है, अब उसका अंत हुआ है, क्योंकि हमने वहां पे जो वो लैंड ओरिजिनली जिसका था, हमारा था, उस पे हमने राम मंदिर बनाया है। तो ये जो ओरिजिनल क्लेमिंग ऑफ द लैंड है, जिसके हम हकदार हैं, जो हमारा हक है, जो हमारा राइट है, ये जो है विश्व को समझाने की जरूरत है। आज भी अगर हम देखें कि जो बीबीसी के जो ये न्यूज आए हैं, और ये जो बाकी अल जजीरा वगैरह जिस तरह से, या CNN वगैरह जिस तरह से इस न्यूज को वो कर रहे हैं कि जैसे हमने कुछ चीज स्नैच कर ली है, हमने स्नैच नहीं किया है, ये हमारा अधिकार है, ये हमारा राइट है, जो हमने वापस क्लेम किया है। और हिंदू जो है ये पहली बार ऐसा कर रहा है कि अपने राइट को जो है क्लेम कर रहा है, और ये पूरा विश्व जो है वो देख रहा है। और मेरे ख्याल से जो है इसका
काफी हद तक श्रेय जो है वो पॉलिटिकल जो स्ट्रगल है वो उसको जाता है, न कि रिलीजियस लीडर्स को, क्योंकि उन्होंने, मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कुछ खास इसके लिए किया, क्योंकि इसके लिए एक पॉलिटिकल स्ट्रगल जरूरत थी जो अब हुआ है और जिसके कारण जो है आज हम ये भव्य मंदिर देख रहे हैं। तो ये डेट जो है ये मेरे ख्याल से भारत के इतिहास में बहुत ही इम्पोर्टेंट, मेरे ख्याल से सबसे इम्पोर्टेंट डेट इसको मैं मानूंगा। मैं इतना ही कहना चाहूंगा संजय जी। जी, तो वापस चलते हैं हम ओंकार जी के पास। ओंकार जी, ये तो विश्लेषण किया डॉक्टर साहब ने, मनोवैज्ञानिक, और ये भी कि अब एक नया रास्ता खुल गया है। और आज उद्घोष भी, जैसे मैंने कहा कि मोदी जी ने कई अलग अलग तरीके से, अलग अलग शब्दों में उन्होंने ये कहा कि ये जो आज जो है ये प्रवाह है, प्रभाव है, यह आगे का एक रास्ता, नया रास्ता खुला है, इत्यादि इत्यादि। आप ये बताएं कि वो आगे का रास्ता तो एक लॉन्ग टर्म हम देखेंगे, लेकिन शॉर्ट टर्म में क्या होने वाला है? चुनाव तो अब मेरे विचार से 1 महीने के आसपास, 1 डेढ़ महीने में चुनावों की घोषणा हो जाएगी। तो क्या इनको ये आशा थी जब इन्होंने इसका बायकॉट अनाउंस किया था? वैसे तो डॉक्टर साहब मानते हैं कि बायकॉट किया तो अच्छा ही किया, यहाँ आते तो हो सकता है उनको बहुत सारी और विपदाएं झेलनी पड़ती। तो अब ये क्या करेंगे? क्योंकि जिस प्रकार की एकता देखी गई है, जिस प्रकार का हम कहेंगे कि एकात्मता देखी गई है लोगों में, और पूरे भारत में देखी गई है, न केवल पूरे भारत में देखी गई है, पूरे विश्व में, सारे हिंदुओं में देखी गई है। तो ये तो मुझे लगता है कि शॉक हो गए होंगे। मैं राहुल गांधी की बात नहीं करता, क्योंकि राहुल गांधी तो अभी मानसिक रूप से 6-7 साल के हैं। डॉक्टर साहब से पूछ लेंगे कितने वर्ष के हैं। आपका क्या विचार है, कितने वर्ष के मानेंगे राहुल गांधी को? राहुल गांधी अभी रामलला की जो प्रतिमा स्थापित की गई है वो 5 वर्ष के हैं, तो उनसे अभी छोटे समझिए आप, काफी छोटे हैं उनसे। तो अभी खड़ा होने की कोशिश कर रहे हैं। जो गुडलिया चलता है ना बच्चा, घुटनों के बल पर चलना सीखता है, तो अभी तो उस स्थिति में भी नहीं है, उस स्थिति में भी नहीं है संजय जी। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कई बातें कही हैं, और जो जो उन्होंने कहा है ये पूरा दर्शन है, फिलॉसफी है, और जो मूल तत्व है एक्चुअल में हमारी कल्चर का, संस्कृति का, हमारे संस्कारों का, ये उसका सार है। जैसे उन्होंने कहा कि ये मंदिर मात्र एक देव मंदिर नहीं है, ये भारत की दृष्टि का, भारत के दर्शन का, भारत के दिग्दर्शन का मंदिर है। ये राम के रूप में भारत का राष्ट्र तत्व है, चेतन, भारत का तत्व है ये। जी, राष्ट्र चेतना का मंदिर है। राम भारत की आस्था है, राम भारत का आधार है, राम भारत का विचार है, राम भारत का विधान है, राम भारत की चेतना है, चिंतन है, प्रतिष्ठा है, प्रताप है, प्रभाव है, प्रवाह है। राम नेति भी है, राम नीति भी है, राम नित्यता भी है, राम निरंतरता भी है, राम व्यापक है, विश्व है, विश्वात्मा है। इसलिए जब राम की प्रतिष्ठा होती है तो उसका प्रभाव शताब्दियों तक नहीं होता, उसका प्रभाव हजारों वर्षों तक होता है। ये अपने आप में मैसेज है, मतलब पूरी दुनिया के लिए मैसेज है। और जो रामद्रोही हैं, जो राम का विरोध कर रहे हैं या राम का विरोध करने का दुस्साहस कर रहे हैं, और ये भी कहीं वो सोच रहे हैं जिस देश की पहचान ही राम से है और यहाँ के जन जन की पहचान भी राम से ही है, हम अपने आप को राम की संतान ही तो मानते हैं। मैं तो पहले भी आपके कार्यक्रम में कह चुका, मैं गांव का रहने वाला हूं। गांव में जाता हूं तो आज भी गलियों में आते जाते स्त्री पुरुष बच्चे एक दूसरे से राम राम करते हैं। राम राम का संबोधन हमारे रोम रोम में है, हमारी रगों में है, हमारे खून में है, हमारी आदतों में है।
बारिश भी होती है तो बड़े बुजुर्ग कहते हैं राम जी बरस रहा है। तो ये कैसे लोग हैं जिनको हमारे मानस का पता नहीं है और एक्चुअल में हमारी रगों में क्या बहता है इसकी समझ नहीं है। जो जमीन पर चल रहा है या माना जाता है, राम के बिना हमारे तीज त्योहार नहीं होते हैं, हमारे पर्व नहीं होते हैं, हमारा कोई काज नहीं होता है। इनको अगर इतनी बेसिक सी समझ नहीं है तो ये क्या राजनीति करेंगे और खुद में सुधार करने के लिए भी तैयार नहीं है। कितनी बड़ी बात कही है, कितनी बड़ी फिलॉसफी है, एक संदेश है जो आज प्रधानमंत्री ने भी दिया है। और मैं तो चारों भाषणों की बात करूंगा, जो जो योगी जी का है, जो गिरी जी का है, जो संघ प्रमुख का है और जो नरेंद्र मोदी का है। जो अभी बात रजत जी कह रहे थे, मैं उसको आगे बढ़ाता हूं कि पिछले एक दशक में जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं और उससे पहले भी जिस तरह की भ्रांति फैलाने की कोशिश हुई थी संघ के बारे में, बीजेपी के बारे में, नरेंद्र मोदी के बारे में, गुजरात के हवाले से, जबकि गुजरात में भी जो दंगे हुए थे वो क्यों हुए थे ये सब जानते हैं, लेकिन ये मक्कार लोग हैं, धूर्त लोग हैं, उस पहली घटना को छिपा जाते हैं और बाद के दंगे से नरेंद्र मोदी और अमित शाह का नाम जोड़ने की बेशर्मी दिखाते हैं। जबकि अमित शाह भी बाकायदा बाइज्जत बरी किए गए और नरेंद्र मोदी के खिलाफ तो कोई एलिगेशन है ही नहीं। एसआईटी गठित हुई थी सुप्रीम कोर्ट की, उसने भी क्लीन चिट दी थी। फिर भी चूंकि डर्टी पॉलिटिक्स करनी है, अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करनी है, इनको वोट लेने हैं लोगों को भड़का करके, तो इसलिए इस तरह की ये मिथ्या जो है एक परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश करते रहे। लेकिन वही नरेंद्र मोदी आज जो उनका कुल मिलाकर के व्यक्तित्व सामने आया है, जो कृतित्व सामने आ रहे हैं, जिस तरीके से वो एक तरफ तो जो हमारी मूल पहचान है उसको पुनर्स्थापित कर रहे हैं, पुनर्प्रतिष्ठापित कर रहे हैं, जो हमारे कुचले गए, दमित किए गए आस्था के केंद्र हैं, उनको वही पुराना गौरव लौटाने की कोशिश में लगे हुए हैं। दूसरी तरफ वो जो वाकई अब तक विकास की दौड़ से वंचित रखे गए हैं, उनको भी मुख्य धारा में लाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी नीति आयोग की रिपोर्ट हमारे सामने आई है एक सप्ताह पहले ही, जिसमें बताया गया है कि करीब 1 मिनट रोकूंगा मैं आपको। दर्शकों से अनुरोध है कि आप अपने कृपया प्रश्न पूछ लें व्हाट्सएप के माध्यम से और सुपर चैट के माध्यम से भी। जी, आप कंटिन्यू करें, लेकिन वो मेरा चुनाव वाला प्रश्न रह गया, उस पर अभी नहीं आया आप। जी, मैं उसी पे आ रहा हूँ। तो मैं बेस बना रहा हूँ वहां तक पहुंचने के लिए। जो एक्चुअल में इन्होंने भी आंकड़े प्रस्तुत किए एक हफ्ते के भीतर नीति आयोग की रिपोर्ट आने के बाद कि 24 करोड़ से ज्यादा लोग जो है गरीबी की रेखा से निकाल करके बाहर लाए गए हैं। संजय जी, मेरा कहना यह है, जो आपका मूल प्रश्न है कि राम मंदिर का जो लोकार्पण हुआ है, प्राण प्रतिष्ठा हुआ है, उसके लिए जो ये इकोसिस्टम है, जो कांग्रेस और वामपंथियों का 24 घंटे का जो फुल टाइम प्रचारक मीडिया है, वो जो एक परसेप्शन बना रहा है कि साहब चुनाव से पहले जल्दबाजी में आधे अधूरे मंदिर का जो है इसलिए लोकार्पण कर दिया गया, प्राण प्रतिष्ठा कर दी गई ताकि चुनावी लाभ लिए जा सकें, मैं इसको माइनस करता हूं, इस घटना को माइनस करता हूं। फिर भी नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री तो बन ही रहे थे, उसमें तो कहीं किसी को कोई शक शुबा है ही नहीं। तब तक तो तारीख भी नहीं आई थी, तब तक के भी जितने ओपिनियन पोल आ रहे थे, जमीन से सर्वे आ रहे थे, सब बता रहे थे कि पूर्ण बहुमत के साथ फिर से प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। हाँ, नरेंद्र मोदी के दिमाग में हो सकता है ये हो कि मुझे एक और माइलस्टोन स्थापित करना है 2004 के लोकसभा चुनाव में, और वो माइलस्टोन हो सकता है कि 400 सीटों का हो। और 400 सीटें अगर नरेंद्र मोदी लेकर के आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी लेकर के आ रही है,
तो ये जो रामद्रोही हैं, ये जो भारत की मूल पहचान को नकारने वाले लोग हैं, जिससे इनकार करते हैं, ये ढोंग और पाखंड के लिए ही सही, तुष्टीकरण के लिए ही सही, मुस्लिम वोट पाने के लिए ही सही, पर इनको तो बहुत बड़ा झटका होगा ये, और इस झटके से ये उबर नहीं पाएंगे। जी, उबर नहीं पाएंगे मतलब क्या? पिछले बार जितना भी 2024 नहीं का मिला। चुनाव, 2024 के चुनाव में भी संजय जी, अगर कांग्रेस 50-60 के आसपास ही रहती है, तो आप कल्पना कर सकते हैं क्या हालत होने वाली है इस पार्टी की। इस पार्टी में तो एक छोटा बच्चा है, उसको तो कोई असर ही नहीं पड़ता, वो तो निर्लिप्त है, निष्प्रह है, उसको किसी चीज का कोई असर नहीं पड़ता। उस यहाँ आप छोटे राम बच्चे मंदिर, ने कांग्रेस पार्टी को खिलौना समझ लिया है और उस खिलौने को अब तोड़ने पर आमादा। अब तक तो खेल रहा था उससे, अब तोड़ने पर आमादा है। मैं डॉक्टर साहब से पूछूंगा, डॉक्टर साहब आप जरा इनके मनोविज्ञान को थोड़ा सा विश्लेषित करेंगे, ये ऑपोजिशन पार्टीज को, विशेषकर राहुल गांधी को। आप उन राहुल गांधी की उम्र क्या मानते हैं? म्यूटेड है आप। हाँ, अब आप सुन सकते हैं? जी 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 जी, आवाज आ गई। हाँ, ठीक है। मैं जो है, हम जिसको कहते हैं क्रोनोलॉजिकल एज और इमोशनल एज, तो राहुल गांधी की जो क्रोनोलॉजिकल एज है वो 50s में है, लेकिन उनकी जो इमोशनल एज है वो बाय एंड लार्ज 10 से 15 के बीच में है। और कई बार जो है वो इससे भी यंग जो है वो स्टेजेस में चली जाती है, वो ऑसिलेट करती है। तो ये जो क्रोनोलॉजिकल एज और इमोशनल एज के बीच में जब इतना ज़्यादा फर्क होता है, तो उसके बहुत सारे मल्टीफैक्टोरियल जो है वो रीजंस होते हैं। लेकिन ये बहुत ही दुर्भाग्य का विषय है कि जो इस तरह से जो है बात करते हैं, वो आज रैलीज लीड कर रहे हैं, एक पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, और जो मेरे मित्र ने अभी कहा कि वो एक कांग्रेस पार्टी को एक एज अ टॉय यूज कर रहे हैं। मेरे ख्याल से ये प्रथा जो है कांग्रेस पार्टी को यूजिंग एज अ टॉय, ये उनके फादर ने, ग्रैंडमदर ने और ग्रेट ग्रैंडफादर, ये सभी करते आए हैं। सभी ने जो है कांग्रेस पार्टी को एज अ टॉय यूज किया है। इनके लिए जो है इट वाज जस्ट समथिंग गो हेड। मैं जो है, आप लोग जो बात जिसके बारे में चर्चा कर रहे थे, मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, अगर आप अनुमति दे तो मैं जी जो जी है जी संक्षिप्त में बताना चाहूंगा। तो आज भारत में हम एक ऐसे मोड़ पे खड़े हैं कि जो हम दो ग्रुप्स में जो है डिवाइड हो गए हैं। एक ग्रुप जो है जो वो सच को बाहर ला रहा है, जिससे सच बाहर आ रहा है, और दूसरा ग्रुप जो है वो सच को छुपाने की कोशिश कर रहा है। और ये जो दूसरा ग्रुप है, ये जो सच को छुपाने की कोशिश कर रहा है, इनका काम जो है ये बहुत कठिन है, क्योंकि ये 1000 साल का सच जो है ये छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जब से भारत स्वाधीन हुआ है और उससे पहले भी इनका काम जो है वो शुरू हो गया था कि किस तरह से जो है हिंदुओं से उनका सच जो है वो छुपाया जाए। और वो जो है इस वक्त इस मुहूर्त में जो है वो सामने आ रहा है। तो इसलिए जो है ये अंदर से बहुत डरे हुए हैं। देयर इज अ थिंग ऑफ फियर कि अगर इनका सवाल ये है, इनका प्रश्न ये है कि अगर हिंदू समाज जाग गया तो क्या होगा। तो ये जो डर है ये मैं इनमें फील करता हूँ। ये देयर इज अ अंडरलाइंग टेरर, देयर इज अ अंडरलाइंग फियर कि जो हमने किया है वो सारा अगर सामने आ जाए, और ये जो है सब कुछ सामने आ जाए, तो फिर क्या होगा। और जो ये राम मंदिर की प्रतिष्ठा हुई है, इसको मैं ये कहूंगा कि इट शोज, ये हमको दिखाता है सत्यमेव जयते। It is actually like winning a war, you know. It is actually much more than winning a war that we have won. We have shown to ourselves that we have fought and struggled. और आज जो हम ये शो कर रहे हैं सत्यमेव जयते, और इसमें हम और एक भी चीज शो कर रहे हैं कि जो हम कहते हैं कि हिस्ट्री और मेमोरी में एक कॉन्फ्लिक्ट होता है। हिंदू हिस्टोरियंस ने, इतिहासकारों ने सब तरह से
और ब्यूरोक्रेट्स ने, हिस्टोरियंस ने, पूरा जो हमारा पावर ग्रुप था, उन्होंने हमारे हिस्ट्री को कुचलने की, दबाने की कोशिश की। लेकिन आज का ये दिन ये शो करता है कि वो असफल रहे, और हमारी जो मेमोरी है, जो हमने अपने सेक्रेड स्पेसेस के साथ, पवित्र स्थलों के साथ जो एसोसिएट किया हुआ है, वो ज्यादा पावरफुल है, और उसने जो है न्यायालय में जीत ली है। तो ये जो है हमारे जो ओपोनेंट्स हैं, उनके लिए ये बहुत ही डर का कारण है। वो अंदर से घबराए हुए हैं, वो अंदर से जो है डर गए हैं, और वो देख रहे हैं कि अगर ये सिलसिला, अगर ये प्रोसेस जारी रहा, तो ये अगर सारा सच, और मैं सिर्फ इसको पॉलिटिकल, स्पिरिचुअल, सोशल, सब तरह से जो है अगर सच सामने बाहर आए और वो हिंदू समाज को जो है जागृत कर दे, तो ये एक बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव और बहुत ही बड़ा ये जो है वो चेंज होगा। ये अभी तक जो है हमारे ओपोनेंट जो हैं, ये सच को दबाने में काफी हद तक जो है सक्सेसफुल रहे हैं। आप लोगों ने भी गुजरात राइट्स की बात की थी। गुजरात राइट्स में मुझे, हमारी संस्था को, जिसका मैं हेड था, हमें एनएचआरसी की तरफ से जो है कहा गया था फॉर ट्रॉमा काउंसलिंग ऑफ द राइट विक्टिम्स। तो जब हमने राइट विक्टिम से जो है बात की, और उस राइट विक्टिम्स में जो है हमने मुस्लिम से भी बात की, हिंदू से भी बात की, तो हमें ये जो है एक सेंस में कहा गया कि आप हिंदू जो ट्रॉमा है उसके बारे में बात मत कीजिए। अब जो है, जो ट्रॉमा कैंप्स में है या जो मुस्लिम्स के साथ है, उसके बारे में बात कीजिए। ये हमको वो मिला, और हिंदू ट्रॉमा के बारे में आप बात मत कीजिए। तो जब भी मैंने ये बात करने की कोशिश की, या कुछ सिचुएशंस पे हमने देखा कि जहाँ पे काफी एग्जैजरेशंस हो रहे थे, जब हमने उनको बाहर लाने की कोशिश की, तो हमको यही मैसेज मिला कि डोंट टॉक अबाउट हिंदू ट्रॉमा। तो हिंदू ट्रॉमा जो था, दैट वाज अ अननोन थिंग, इट डिड नॉट एग्जिस्ट। और आज की तारीख के बाद हिंदू ट्रॉमा नॉट ओनली एग्जिस्ट, बट इट आल्सो बिकम अ पावरफुल फोर्स इन द लाइफ ऑफ हिंदू कम्युनिटी, जो हमारे समाज में आज एक, जिसको हम सब्लिमेशन कहते हैं, ये जो सदमा है, ये जो ट्रॉमा है, ये अंदर से बाहर निकल के एक्सटर्नल हो रहा है, और ये एक पावरफुल फोर्स का जो है ये रूप ले रहा है। ये बहुत लोग, ओपोनेंट्स खासतौर से हमारे, वो देख रहे हैं, और ये उनके लिए एक बहुत ही वो डर का कारण है। दूसरा, मैं ये कहना चाहूंगा संक्षिप्त में कि हमें अपने एजुकेशनल सिस्टम में ये चेंज लाना चाहिए, ताकि हम अपनी हिस्ट्री ऐसे पढ़ाएं कि उनको, हम अपने बच्चों को ये बताएं कि कैसे हमने स्ट्रगल किया और कैसे हमने सक्सेस पाया, कैसे हमने अपने सिविलाइजेशन को नहीं खोया। ये चीजें हमारे बच्चे आज के नहीं जानते हैं। मैं जब बच्चों से बात करता हूँ, कई बार मंदिरों में, ग्रुप्स में, तो मैं उनको ये बताता हूँ कि क्या आप जानते हैं कि हमने अपना सिविलाइजेशन क्यों नहीं खोया? क्या आप जानते हैं कि हमने कैसे स्ट्रगल किया? वो इन चीजों के बारे में, इन चीजों को जानते नहीं हैं। तो ये बहुत आवश्यक है कि अगले 5 सालों में हम अपने इतिहास पढ़ाने की जो प्रथा है वो उसको बदलें, ताकि जो अगला जनरेशन हो, और मैं खुद एक प्रोफेसर हूँ, मैं अपने स्टूडेंट्स को जब पढ़ाता हूँ, मैं उनमें ये नोट करता हूँ कि उनके अंदर कितने मिसकंसेप्शंस, कितनी गलत धारणाएं भरी हुई हैं। ये कहाँ से आई हैं? ये हमारे इतिहास के पुस्तकों से आई हैं, जहाँ पे हमने उनको गलत सिखाया है। तो इसको बदलने की आज एक बहुत बड़ी आवश्यकता है, जो राम मंदिर प्रतिष्ठा के साथ मेरे मन में आ रहा है। यही मैं आपको जो है वो संक्षिप्त में कहना चाहता था। जी, तो आइए अब हम दर्शकों के प्रश्न ले लेते हैं। दर्शकों के प्रश्न आए हैं। सबसे पहले थॉट प्रोवोकेटर जी कह रहे हैं कि यह शुभ दिवस राष्ट्र नवचेतना दिवस घोषित होना चाहिए। अवश्य, मैं समर्थन करूंगा इसका, क्यों नहीं। नेक्स्ट, आरजी जी कह रहे हैं, जय श्री राम सर, आपका इवनिंग वीडियो में ताड़का को त्रिजटा बोल गए। अरे हो सकता है भाई ये कई बार हो जाता है, ताड़का को त्रिजटा बोल जाते हैं। थैंक्स फॉर करेक्टिंग। ये हरमन मनचंदा जी कह रहे हैं, ग्रेट डे फॉर ह्यूमैनिटी, वी शुड नाउ स्टॉप केयरिंग फॉर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल सीट. UN has lost its relevance with no visible role in stopping recent wars. India should take lead to spread peace and prosperity the Sanatan way. Global South done. Next step, वसुधैव कुटुंबकम संस्था। वसुधैव कुटुंबकम में भाई बड़े पेच हैं। हमारा वसुधैव कुटुंबकम वाला वीडियो देख लीजिए आप। इसमें बहुत ही मल्टीपल मीनिंग्स है।
और इसमें मैं अगर आप अनुमति दें तो एक छोटा सा वो घटना शेयर करना चाहूंगा संजय जी, कर सकता हूँ? जी बिल्कुल। ये मुझे 2011 में यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस अवार्ड मिला था फॉर जेंडर। तो ये जो है, पहले मुझे न्यूयॉर्क जाना था, न्यूयॉर्क में अवार्ड लेने के लिए, लेकिन उसके बाद ये जो है अवार्ड ये तंजानिया में हुआ। तो मैंने जब तंजानिया में हुआ तो वहाँ के प्रेसिडेंट्स और वो सारे आए थे, तो वहाँ पे मैंने यूएन ऑफिशियल से पूछा कि ये अवार्ड आप तंजानिया में क्यों दे रहे हैं। तो उनका संक्षिप्त में जवाब था कि यूएन हैज लॉस्ट हिज रेलेवेंस, आज यूएन को कोई इंपॉर्टेंस नहीं देता है। तो उन्होंने सामने क्राउड को दिखा के कहा कि क्या आप समझते हैं कि इनमें से कौन यूएन के बारे में जानता है। तो मैं पूरी तरह से मानता हूं कि यूएन और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल अपना टोटली रेलेवेंस जो है वो खो चुकी है, और हमको आत्मनिर्भर होकर आगे बढ़ना है, और न कि एक्सटर्नल वैलिडेशन की यूएन हमको क्या बोलता है, यूरोपियन काउंसिल क्या बोलता है, अमेरिका क्या बोलता है, वहां के न्यूज़पेपर्स क्या बोलते हैं, इनसे हमें हट जाना चाहिए। न्यूयॉर्क टाइम्स हमें क्या बोलता है, इससे हमें कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखना चाहिए। नहीं, कोई देखता ही नहीं। अब मैं तो जानता हूँ, जब मैं कॉलेज में था तब टाइम, इकोनॉमिस्ट, ये सब चीज़ें पढ़ना जो था बड़ा एक वो माना जाता था कि हाँ साहब, दिस मैन इज वेरी उनमें वेल नाम रेड। आया है तो बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, लेकिन आज की डेट में कोई बॉदर ही नहीं करता। इनकी जो है रीडरशिप ही नहीं है। न्यूज़ वीक तो अब कोई जानता भी नहीं है। सुधीर चौधरी सर, ऐसा फील कभी नहीं हुआ जैसा आज, और राहुल रोड पर धरना कर रहा है यहाँ आसाम में। ये कैसे लीडर हैं जो इतने बड़े इवेंट को बायकॉट किए? ये तो कह चुके हैं पहले ही ओंकार जी। जी जी, ये तो सेल्फ एविडेंट है। बिल्कुल। डॉक्टर वी गर्ग, will today's प्राण प्रतिष्ठा lead to building hundreds of temples across villages? ऐसा समाचार आ रहा है कि बहुत सारे टेम्पल्स बन रहे हैं अक्रॉस विलेजेस, अक्रॉस सिटीज, trust and weave Hindus spiritually, socially, economically, and all we remain dependent on state and unorganized. देखिए, स्टेट की डिपेंडेंस वाली जो सीन है वो आप वेस्ट में देख रहे हैं कि स्टेट जो है वो लगातार पहले सोसाइटी को, फिर फैमिली को, उनको ख़त्म करके डायरेक्ट रिलेशनशिप के चक्कर में वो पूरा स्ट्रक्चर ही समाप्त हो रहा है। तो डेफिनेटली वी आर नॉट गोइंग टू डू दैट। जो आज कहा भी है कि ये जो है ये काल चक्र का एक नया दिन आरंभ काल हो चक्र रहा है, शुरू हो रहा है, बिल्कुल। नया काल चक्र आरंभ हो रहा है, तो आप नए काल चक्र की तैयारी करें। नेक्स्ट, विघ्नेश प्रभु, पप्पू डूइंग नॉट न्याय यात्रा, इट्स नाई यात्रा। नाई इन कन्नड़ा मीन्स डॉग। नेक्स्ट, देवांश सामेले जी, धन्यवाद आपको। और चित्रांक तिवारी जी, आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज की प्राण प्रतिष्ठा, एक बार बीजेपी का भविष्य क्या है और काशी मथुरा के बारे में आगे का क्या प्लान है बीजेपी का? अभी तो बीजेपी के एजेंडे में काशी मथुरा है नहीं। अब आगे देखते हैं क्या होता है, हम कह नहीं सकते। लेकिन हाँ, उनके जो लिटिगेशन है वो तो बहुत अच्छा चल रहा है इस समय, दे आर वेरी वेल एडवांस्ड। मुस्लिम मॉब अटैक हिंदूज इन मुंबई गुजरात, हाँ जी, वो तो यहाँ पे हम पूछ सकते हैं डॉक्टर मित्रा से कि वो इनकी साइकोलॉजी क्या होगी जिन्होंने 1000 साल राज किया है। जो इनकी साइकोलॉजी यही है कि इनमें से काफी लोग ऐसे हैं जो ये समझते हैं कि आज भी हम इन पे राज कर रहे हैं। जो इक्वालिटी है वो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इनके साथ कि हम इनके साथ कोएग्जिस्ट कर सकते हैं। उनका यही है कि हम इनको दबा के रख सकते हैं और ये दबे रहना चाहिए। और जितने भी ये पॉलिसीज हैं, जैसे वक्फ एक्ट हो गया या जो कांग्रेस की नीतियां हैं, ये सब ने इनको बहुत बढ़ावा दिया है। तो ये अपने को सुपीरियर, हमारे से ज़्यादा जो है अपने को समझते हैं,
और इसीलिए ये समझते हैं कि ये इनका अधिकार है, इनका राइट है कि ये हमको अटैक करें, और उसके बाद ये विक्टिम प्ले करते हैं ये दिखाने के लिए कि जो है वी आर विक्टिम्स इन हिंदू कंट्री। तो ये तो इनका फेमिलियर स्ट्रेटेजी है जो बहुत जगह पे इन्होंने इसको अडॉप्ट किया है। गुजरात में भी इन्होंने यही किया था, दे अटैक्ड फर्स्ट एंड दे प्लेड अ विक्टिम एंड द वर्ल्ड बॉट इट। लेकिन ये है कि शायद इस बार या आगे से ये ऐसा नहीं हो सकेगा, क्योंकि जो हिंदू जो है वो जाग रहा है, वो कलेक्ट हो रहा है, और ये इनका सबसे बड़ा डर है। जी नेक्स्ट। परीक्षित शेखावत, लगता है अब अब्बा मोदीचार्य ही शंकराचार्य होंगे, और अब शंकराचार्य भी लेफ्टिस्ट हो गए, क्योंकि पौंड्रक भी अपने आप को देवता रूप ही मानता था। आपकी टिप्पणी है, प्रश्न तो है नहीं, इसलिए मैं इसको यहीं इसी पे छोड़ता हूँ। नेक्स्ट इज सोहम, व्हाई वर मौलानाज एंड लेक्चरर्स अलाउड इन टेंपल? ये तो आपका सोच है, मैं इतने बता नहीं सकता, तीर्थ क्षेत्र से पूछे। और वैसे तो यदि किसी की घर वापसी कराई जाती है तो आपको आनंद आना चाहिए। समस्या ये है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो घर वापसी भी नहीं चाहते। नेक्स्ट, सुदीप सोनी सर, राम लला की जो मूर्ति टेंट में थी उसकी जगह न्यू क्यों रखी गई? नहीं वही मूर्ति भाई, वो जो सामने वो छोटी मूर्ति है वो वही है जो रामलला की मूर्ति जो टेंट में थी, और उसके पहले जो 22-23 नवंबर 22-23 दिसंबर 1949 को प्रकट हुई थी गर्भगृह में, जिसमें बाबा अभिराम दास के विरुद्ध FIR हुई थी, वही है बिल्कुल 100% वही है। तो आइए अब हम इस चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद, ओंकार जी का बहुत बहुत धन्यवाद, डॉक्टर रजत मित्रा का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम।